ओबीसी को 52% जनसंख्या के हिसाब से 52% आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार ने मंडल कमीशन की केवल 2 सिफारिशों को ही अभी तक लागू किया है। 38 सिफारिशों को सरकार ने आज तक लागू नहीं किया है कि ओबीसी के भूमिहीन मजदूरों को सरकार द्वारा भूमि आवंटित किया जाए, कि जनगणना जातिगत आधार पर होनी चाहिए। मछुआरा, बंजारा, बसफोर, खतवार, इन जातियों को एससी एसटी में रखने का विचार किया जाए। कि इसे बनाने वाले ने अंत में लिखा कि फिलहाल इसे लागू नहीं किया जाए। कहा जाता है कि साथियों, जय हिंद। आइए शुरू करते हैं पॉलिटिक्सपुर की यात्रा। आज जब देश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को वैध करार दिया जा चुका है और ओबीसी आरक्षण को देश में कहीं कहीं धीरे धीरे खत्म करने की साजिश हो रही है, जैसे किसी वैकेंसी में ओबीसी के सीट को कम कर देना या ओबीसी के सीट को ख़त्म कर देना, या ओबीसी कैंडिडेट द्वारा जनरल कैटेगरी में मेरिट में चुने जाने पर उन्हें ओबीसी कैटेगरी में ही रखा जाना, ये सब यही दर्शाता है कि धीरे धीरे ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की साजिश की जा रही है। ऐसे में देश के तमाम ओबीसी व एससी एसटी युवाओं को यह जानना चाहिए कि ओबीसी आरक्षण के लिए गठित मंडल कमीशन की एक एक सिफारिशें क्या क्या थी और सरकार द्वारा मंडल कमीशन के किन सिफारिशों को आज तक लागू किया गया है और किन सिफारिशों को आज तक लागू नहीं किया गया है। तो आइए आज हम ओबीसी आरक्षण के लिए गठित कालेलकर कमीशन और मंडल कमीशन के उन बातों को जानने का प्रयास करते हैं जिन्हें शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं। ओबीसी वर्ग को आज जो आरक्षण मिल रहा है वो मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर मिल रहा है। मंडल कमीशन ओबीसी आरक्षण के लिए गठित दूसरा कमीशन है। पहला कमीशन 29 जनवरी 1953 को दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। कालेलकर ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को 30 मार्च 1955 को सौंपी थी। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तैयार रिपोर्ट में ओबीसी के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण सिफारिशों को केंद्र सरकार के सामने रखा गया था। इस समिति ने कहा था कि 1961 की जनगणना जातिगत आधार पर होनी चाहिए। संपूर्ण स्त्री को पिछड़ा मानते हुए मेडिकल तथा इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में स्त्री को 70% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। सभी सरकारी तथा निजी संस्थानों में महिलाओं को ग्रुप ए में 25%, ग्रुप बी में 33.33% तथा ग्रुप सी और ग्रुप डी में 40% आरक्षण दिया जाए। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अपने आप में अद्भुत इसलिए है कि इसे बनाने वाले ने अंत में लिखा कि फिलहाल इसे लागू नहीं किया जाए। कहा जाता है कि इस रिपोर्ट को देखकर उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थोड़े विस्मित हुए थे और उस रिपोर्ट से बहुत खफा थे। फलतः बालकृष्ण कालेलकर ने उस रिपोर्ट के अंत में लिख दिया कि फिलहाल इसे लागू नहीं किया जाए, अन्यथा सामाजिक सौहार्द, सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार ओबीसी के लिए गठित प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। अब हम आते हैं ओबीसी के उत्थान के लिए गठित मंडल कमीशन पर। 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई ने एक नए पिछड़े वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की, जिसके अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल वीपी मंडल थे। 31 दिसंबर 1980 को मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को सौंपी। 30 अप्रैल 1982 को इसे सदन के पटल पर रखा गया और इसके बाद मंडल कमीशन भी लगभग 10 वर्षों के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसे न तो इंदिरा गांधी ने लागू किया और न ही राजीव गांधी ने लागू किया। बहरहाल बीपी मंडल ने भारत के 3743 जातियों को एक जमात के रूप में सामने लाया, जिनकी कुल जनसंख्या
हिंदू और गैर हिंदू ओबीसी के रूप में पूरे देश की जनसंख्या की 52% सामने आई। जब आप मंडल कमीशन को बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार ने मंडल कमीशन की केवल 2 सिफारिशों को ही अभी तक लागू किया है। 38 सिफारिशों को सरकार ने आज तक लागू नहीं किया है। आइए जानते हैं मंडल कमीशन ने ओबीसी के लिए सरकार के सामने क्या क्या सिफारिशें रखी थी। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ओबीसी के 52% जनसंख्या के हिसाब से सभी सरकारी व गैर सरकारी पदों पर ओबीसी के लिए 52% सीटें आरक्षित की जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा न हो, इस कानूनी बाध्यता को देखते हुए मंडल कमीशन ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान की सिफारिशें की थी। चूँकि अब जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही 50% के अधिकतम आरक्षण की सीमा को समाप्त कर दिया गया है, तो इस हिसाब से जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी भी होना चाहिए। यानी ओबीसी को 52% जनसंख्या के हिसाब से 52% आरक्षण मिलना चाहिए। बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव यह हमेशा कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी पर विचार होना चाहिए, सरकार को इसे लागू करना चाहिए। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तेजस्वी यादव ओबीसी के आरक्षण की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं। मंडल कमीशन ने यह भी सिफारिश की थी कि मेरिट के आधार पर जनरल कैटेगरी में चुने गए ओबीसी अभ्यर्थियों को उनके ओबीसी कोटे में समायोजित नहीं किया जाए, यानी उन्हें जनरल कैटेगरी में ही स्थान दिया जाए। 27% आरक्षण प्रमोशन कोटा में भी सभी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। यदि ओबीसी का आरक्षित कोटा खाली रह जाता है तो इसे 3 साल के लिए बढ़ाया जाना चाहिए और 3 साल बाद ही इन पदों को, इन सीटों को अनारक्षित किया जाए। सीधी भर्ती में ओबीसी के युवाओं को भी उम्र में उतनी ही छूट दी जानी चाहिए जितने कि SC/ST के मामले में 5 साल है। केंद्र व राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी यह प्रावधान होना चाहिए कि ओबीसी आरक्षण दिया जाए। सरकार से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले निजी प्रतिष्ठानों में भी ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी विश्वविद्यालय तथा उनसे जुड़े कॉलेजों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। देश के सभी वैज्ञानिक, तकनीकी व प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में भी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। ओबीसी के छात्रों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट, मुफ्त कपड़े, मुफ्त किताबें, मिड डे मील, विशेष हॉस्टल सुविधा तथा भत्ता देने के लिए अलग से धन की व्यवस्था की जाए। औद्योगिकीकरण ने पुश्तैनी काम करने वाले समुदाय जैसे कुम्हार, तेली, लोहार, बढ़ई आदि जातियों का रोजगार छीन लिया है। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि इन लोगों को उचित संस्थागत, वित्तीय व तकनीकी सहायता और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वे लोग अपने दम पर छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना कर अपना जीवन यापन चला सके। इन लोगों की वित्तीय सहायता करने के लिए अलग से वित्तीय संस्था बनाई जाए। पेशेगत जातियों के लिए सहकारी समितियां बनाई जाए व इन सहकारी समितियों के देखभाल और प्रबंधन के लिए उन्हीं पेशे से जुड़े लोग ही पदाधिकारी बने। बाहर के लोगों को इन सहकारी समितियों में घुसने और शोषण करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। कुछ पेशेगत जातियां जैसे मछुआरा, बंजारा, बसफोर, खतवार आदि जातियों को अभी भी देश में कहीं कहीं अछूत की दृष्टि से देखा जाता है। इन जातियों को मंडल आयोग ने ओबीसी में रखा है, फिर भी मंडल कमीशन सरकार से यह सिफारिश करता है कि इन जातियों को SC/ST में रखने का विचार किया जाए। केंद्र व राज्य स्तर पर पिछड़े वर्गों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाए। पिछड़ा वर्ग विकास निगमों की स्थापना किया जाए जो पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक उत्थान के लिए काम कर सके। और मंडल कमीशन द्वारा ओबीसी के लिए सबसे मुख्य सिफारिश थी
कि ओबीसी के भूमिहीन मजदूरों को सरकार द्वारा भूमि आवंटित किया जाए। ये थी ओबीसी के उत्थान के लिए गठित मंडल कमीशन की कुछ सिफारिशें, जो सरकार द्वारा बहुत कम ही लागू की गई है और अधिकतर लागू नहीं की गई है। मंडल कमीशन के लागू होने की दास्तान भी कम दिलचस्प नहीं है। कैसे वीपी सिंह ने हिम्मत करके ओबीसी के लिए आरक्षण दिया, कैसे लालू प्रसाद और शरद यादव ने ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़ी, इस कहानी को जानेंगे हम अगले वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।